नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर सुरक्षा से जुड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों का संदिग्धों पर नजर रखने का आह्वान किया गया है और मौजूदा हालत के मद्देनजर लोगों से आह्वान किया गया है। आपको बता दें, मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव देखा गया, उसके बाद ये भारत के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर एजेंसियों को मौजूदा हालात के मद्देनजर ये लोगों से आह्वान किया गया है ताकि जो सुरक्षा के पॉइंट से या जो सुरक्षा के संबंधित जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सही तौर पर रहे। तो फिलहाल लोगों से ये सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध गतिविधियों पर आप नजर बनाए रखिएगा। न सिर्फ गतिविधियों बल्कि संदिग्ध मूवमेंट भी अगर देखी जाती है तो तुरंत पुलिस को या फिर बाकी अन्य लोगों को इससे सूचित किया जाए ताकि जल्द से जल्द सुरक्षा एजेंसीज या पुलिस उन तक पहुंच पाए। क्योंकि कठुआ हो या सांबा हो या जम्मू कश्मीर के कुछ अलग अलग इलाके हों, वहां पर नियमित तौर पर पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है। इसी के चलते ये बड़ा कदम और सुरक्षा एजेंसीज ने ये साफ कर दिया है, ये आम लोगों को बताया है कि आप जब भी कोई संदिग्ध चीजें, संदिग्ध वस्तुएं या संदिग्ध लोगों को देखते हैं तो आप जरूर अपने नजदीकी स्टेशन पर जाकर पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दें ताकि कोई बड़ी घटना न हो। चलिए, ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्वाइन हुए हैं। ऋषि से जरा जानकारी लेते हैं। ऋषि, साबा के अंदर ये सीधे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कहा गया है, आम लोगों से आह्वान किया गया है कि भाई जो भी कोई संदिग्ध गतिविधि आप देखते हैं तो तुरंत आप सूचित करिएगा। देखिए, बिल्कुल अगर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बात करें तो वो पहले भी वक्तन वक्तन कई इस तरह की एडवाइजरी जारी करती है, कई इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी करती है कि अपने आसपास जो है वो माहौल को चेक करते रहना है। कई संदिग्ध लोग जो वो आपके इलाकों में माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले का जवाब किस तरह से भारतीय सेना ने दिया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया है, पाकिस्तान को धाराशायी किया है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिसके बाद से कहना कि पाकिस्तान बुखलाहट में है। और आपने देखा कि किस तरह से आतंकी फैक्ट्री तो पाकिस्तान है, ये तो साफ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री भी है। कई अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा जो वो उसकी तरफ से चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब हमारे ही देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के लिए जो वो जासूसी करते हैं, तो कई नए इसमें मोड़ जो वो अभी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और खासतौर पर ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली, किस तरह से वो पाकिस्तान के लिंक में आई है, किस तरह से हमारी यहाँ की जो संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें हैं वहां तक पहुंचाई है, वीडियोज वहां तक पहुंचाए हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा आप इसे मानकर चल सकते हैं। इसी के चलते लगातार एजेंसियां जो वो ये भी वक्तन वक्तन लोगों को अवेयर कर रही है कि आप लोग अपने इलाकों में अगर कोई संदिग्ध लोगों को देखते हैं, फौरन उसकी रिपोर्ट, फौरन उसकी जानकारी पुलिस को दें ताकि पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसी के साथ साथ आप अक्सर देखते हैं कि कुछ मेंटली रिटार्डेड लोग भी आपको कहीं दिखते हैं। हो सकता है कि वो भेष बदलकर आपके इलाके में कुछ ऐसी जासूसी कर रहे हो, उनसे उनके ऊपर भी नजर रखनी है। इसी के साथ साथ भीख मांगने वाले या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गली मोहल्लों में पहुंचने की कोशिश करते हैं, रैकी करने की कोशिश भी हो सकता है वो करते हो। तमाम इस तरह के लोगों के ऊपर भी नजर रखनी है। किराएदार भी हैं जिनको लेकर शायद मुझे लगता है कि कहा गया है ताकि उनको भी वेरीफाई किया जाए, उनका सत्यापन किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए, किराएदारों को लेकर पहले भी वक्तन वक्तन गाइडलाइंस प्रशासन ने जारी की हैं कि जो भी लोग अपने घरों पर टेनेंट्स रखते हैं, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं जो बाहरी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी डाटा जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में देना है, उनकी वेरिफिकेशन करानी है, उनके आधार कार्ड चेक करने हैं और उसके बाद ही आप अपने घरों पर किराएदार रखिए। क्योंकि इस तरह से ऐसी चीजें हमने बड़ी मामला के भी एक इलाके में देखी थी, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, शरारती तत्व जो है वो आपके घरों के अंदर आड़ लेने की कोशिश करें, वहां पर कुछ माहौल खराब करने की प्लानिंग है जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों से किस तरह से बचना है, इसको लेकर एजेंसी जो वो लगातार कह रही है कि पूरी तरह से आपने कुछ भी अगर रिपोर्ट किया तो फौरन जो वो दिखा तो फौरन रिपोर्ट जो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में करनी है। और इस तरह जो अगर शरारती तत्व मिल जाते हैं तो फौरन उनकी धरपकड़ करके जो है इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। क्योंकि जो देश के गद्दार हैं अब उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की रणनीति जो वो साफ स्पष्ट जो वो भारत सरकार की हो चुकी है, जिसमें एजेंसियां अपना अहम रोल निभाती नजर आ रही है। भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तमाम पुलिस के बिल्कुल अधिकारी वो इस समय रणनीति इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। एक जवाब में जरूर आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके बाद बॉर्डर पर भले ही शांति हो,
लेकिन घुसपैठ का जो सिलसिला है वो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ जारी रहे, या जो पहले घुसपैठ हुई है, भारी मात्रा में घुसपैठ हुई है, आतंकवादी अभी भी पीर पंजाल रेंजेस हो या कश्मीर के कुछ इलाके हों, तो छुपे होने की आशंका है। जो खबरें हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, उसके साथ साथ ये कितनी बड़ी एक चुनौती है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, इसको बरकरार रखना, इसको कायम रखना, शांति व्यवस्था को कायम रखना, और कोई बड़ा हमला ना हो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे पहलगाम में हुआ था। क्योंकि जाहिर सी बात है, आतंकवाद जब इस तरह के कार्यों को अंजाम देता है तो वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ भी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे निपटा जाएगा? देखिए बिल्कुल इसको लेकर मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान का जब जोर नहीं चलता तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते या फिर एलओसी के रास्ते घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। उससे पहले भी हमने आईबी के ऊपर देखा कि कई बार घुसपैठ जो वो हुई है, कई बार घुसपैठ की कोशिश जो वो करता नजर आया, लेकिन अब इन तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद जब ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, किस तरह से उनके हमलों को जो वो नाकाम किया था, उसी बीच घुसपैठ की कोशिश भी यहाँ पर हुई थी, उसमें भी नाकाम किया था। तो अलर्ट तो है ही एजेंसियां, और चैलेंज भी काफी ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चैलेंज को लेते हुए बीएसएफ ने आधुनिक जो यहाँ पर बटालियन है उसकी भी इंस्टॉलेशन कर ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये जानकारी आपने साझा की। सांबा से हमारे संवाददाता बने हुए थे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस वक्त संबोधन कर रही है। नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए 0/0। मैडम, आपने एक्चुअल का नाम लिया, पहले पाकिस्तान को इंक्वायर किया था रिगार्डिंग अटैक, फिर वहाँ से राहुल गांधी ने उनको बयान को निशाना बनाया, ये बताया कि जेट हमारे नुकसान हो गए। वहाँ से बीजेपी का कहना है ये राहुल जी और प्रो पाकिस्तान लैंग्वेज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over English border. How do you view the developments around? अरे बात करो, मैंने एक बात आपको बुलाया था इसलिए कि ये जो हो गया है इतना बड़ा, उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए जैसे आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई इश्यूज उठाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वो पीडीपी उसको टूथ एंड नेल फाइट करेंगे। थैंक यू। जो प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है, इसमें ये अब तासुरात दिए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो कर्नल के मतलब किया था, कर्नल प्रोफेसर के मतलब, उसको बिल्कुल यानी कि उसको पूरी तरह से यहाँ पर नियंत्रण की जा रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है। तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी से अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को वर्तमान जो इस वक्त सिचुएशन, जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिजली कनेक्शन को तरसा बस टर्मिनल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी अपडेट है। और हीरानगर में करोड़ों रुपए की इमारत को उद्घाटन का भी इंतजार है, और ये इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 26 दुकानों की भी बोली नहीं हो पाई है, और सुविधाओं के अभाव में परिसर में अभी भी वीरानी छाई हुई है। वहां पर पूरा माहौल जो है वो वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग को बनाया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग को किस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि वहां पर जो टर्मिनल है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं,
वो बिजली कनेक्शन को लेकर तरस रहे हैं। बिजली कनेक्शन नहीं है। हीरानगर में ये करोड़ों रुपए की इमारत को उद्घाटन का अभी भी इंतजार है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये वही इलाका है। और आपको बताना चाहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 26 दुकानों की भी अभी कोई बोली नहीं हो पाई है। जो बोली होती है वहां पर उसके बाद दुकानें जो है वो इंस्टॉल होती हैं और ये रौनक वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन ये पूरा तरीके से सूना सूना माहौल नजर आ रहा है, वीरान नजर आ रहा है। सुविधाओं के अभाव में परिसर जो है वो पूरी तरह से वीरानगी में छाया हुआ है। रंजीव मेहता संवाददाता कटवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, पूरी क्या जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि बिजली कनेक्शन नहीं है या बाकी अन्य चीजें नहीं है और जिस उद्देश्य के साथ इस इमारत को बनाया गया था वो पूरा नहीं किया गया है। क्या पूरी खबर है आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए शीतल, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बस टर्मिनस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो 26 दुकानें हैं, ये डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्स हीरानगर मुख्य कस्बे के अंदर बनाया गया है। म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस के सामने की जगह थी, पहले उस जगह को ट्रांसफर करके म्युनिसिपल कमेटी के अधीन लाकर उसके ऊपर IDMT स्कीम जो अर्बन लोकल बॉडी की है उसके अंतर्गत जो 8.25 करोड़ रुपया जो फंड है वो निर्धारित किए गए थे, जिसके तहत ये इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य करीब 2 साल तक चला और करीब 1 साल हो गया इसको पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। लेकिन अभी तक ना तो ये बिल्डिंग हैंड ओवर हुई म्युनिसिपल कमेटी के भी नहीं आई और ना ही इसका काम जो है कंस्ट्रक्शन का काम है वह पूरा हो चुका है। लेकिन बिजली का कनेक्शन और बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर जितना वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन इन दुकानों के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना भी बिजली फिटिंग है, चाहे लाइटिंग से लेकर स्विचेस और इनके जो पैनल्स बने हैं, वो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है जो कॉन्ट्रैक्टर था। लेकिन अब बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर अलग से इंस्टॉल करना है और इसको एक कनेक्शन देने हैं और स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर लगना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से बस सेवा को लेकर जो इसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था कि हीरानगर कस्बे से आज तक एक ऐसा कस्बा है, पूरे प्रदेश की बात कर लो, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करो, कोई एक बस कहीं यहाँ से कहीं ना जाती है और ना आती है, जिसके चलते उसी उद्देश्य से यहाँ से ग्रामीण इलाकों को बसेस चलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। उसके बाद भी ये एक दुकानों का कॉम्प्लेक्स ही बनाया गया। लेकिन रंजीव, रुकावट कहाँ पर है, किन वजहों से इसमें अभी रुकावट नजर आ रही है, क्या वजह है? देखिए, अभी बिजली कनेक्शन होगा तो इस बारे में जब विभागीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी ये कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया है और ना तो कंप्लीट हुई है बिजली, क्योंकि बिजली का काम रहता है। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर बिजली के ट्रांसफार्मर या अन्य सुविधाओं के लिए वे अगर हमको बोलते हैं तो हम इसका पहले एस्टिमेट देंगे, उसके मुताबिक पैसा जमा करना होगा, फिर जाकर कनेक्शन और बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो स्थापित किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक आखिर, क्योंकि अगर बंद दुकानें 2 साल और रहती हैं तो ये खुद खराब होना शुरू हो जाएंगी। सरकारी इमारतों को लेकर जब भी हम देखते हैं कि कोई काम ज्यादा लेट हो जाता है तो वह लोगों की सुविधा के लिए जो बनता था, लोगों के लिए दुविधा बनकर सामने आता है। तो इसी के चलते इसको अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। लोगों की मांग है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अगर लोग इसको लेंगे तो काफी लोगों को रोजगार भी यहाँ पर मिल सकता है। तो उसी के चलते इसका उद्देश्य जो था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रंजीव, बड़ी बात ये भी है, दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से वहां पर इतने सारे पैसों का इस्तेमाल किया गया है, करोड़ों का वहां पर जो है इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जगहें हैं या कुछ वजहें हैं जहां पर काम को पूरा नहीं किया गया है, जिस वजह से पूरा कामकाज रुका हुआ है। तो जब इतना पैसा लगा दिया है, इतने पैसे वहां पर खर्च कर दिए गए हैं, तो उसके बाद भी इसको पूर्ण रूप से जो एक शेप है वो क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, शेप देने की बात नहीं है कि अगर ये कंपटीशन करके म्युनिसिपल कमेटी को सौंप दी जाएगी, उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी अपने तरीके से इसकी टेंडर सुविधा टेंडर निकालेगी और जिसके कारण बोली होगी और बोली में जो
जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो ज्यादा बोली जिसके नाम होगी उसी बिल्कुल। को ये दुकानें अलॉट की जाएंगी। वो सारी प्रक्रिया अभी इसके बाद होनी है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट और पूरी तरह से बिल्डिंग उनके हैंड ओवर नहीं होती, तब तक ये सारा काम अभी अदर में ही लगता है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। लोगों ने सरकार से ठीक है, मांग बहुत की बहुत है, शुक्रिया। खासकर युवा ठीक जो ठीक। बेरोजगार युवा हैं वो। चलिए, शुक्रिया आपका रंजीव, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपने देखा, वहाँ की तस्वीरें भी देखी। जिस उद्देश्य के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अथॉरिटीज़ से बात की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अब जरा बात डोडा की होगी, जहां पर कई सरकारी स्कूलों का आपस में विलय हुआ है और अभी तक 113 सरकारी स्कूलों का विलय हो चुका है। ये बड़ी अपडेट। हर बच्चे को शिक्षित करने की मुहिम ने जोर पकड़ा है और विलय से टीचरों की कमी भी नहीं आ रही, आड़े नहीं आ रही, और इस वजह से प्रॉपर तरीके से बच्चों तक जो शिक्षा है वो पहुंच सकती है। डोडा में कई सरकारी स्कूलों का आपस में विलय किया गया है, यानी मिलाया गया है, और अभी तक लगभग 113 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनका विलय हो चुका है। हर बच्चे को शिक्षित करने की मुहिम ने जोर पकड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुनियादी तौर पर शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षा के तंत्र को मजबूत करना, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर शिक्षित बच्चा, हर शिक्षित व्यक्ति आने वाले समय में भारत के भविष्य को लिखने का मादा रखेगा, भारत के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। यही वजह है, और तभी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेकर फिलहाल ये मुहिम चल रही है। चलिए, विकास मनहास डोडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, विलय हुआ है कई सारे स्कूलों का और इससे ये एक अंदेशा है कि भाई विलय होगा, स्कूल एक साथ मिलेंगे तो टीचर्स की कमी जो है वो नहीं होगी और हर बच्चे तक शिक्षा जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जाएगी। देखिए शीतल, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहुत बड़ा मामला सामने आया, जहां पर ये आंकड़ा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है कि जहां पर 113 स्कूल सरकारी, यानी ये तमाम सरकारी स्कूल हैं जो दूर दराज गांव के एरिया में खोले गए थे ताकि वहां के बच्चों को पढ़ाया जा सके, एजुकेशन की तरफ उनको लाया जा सके, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को और ज्यादा बढ़ा दिया जा सके। तो एक तरह ये गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन अब 113 स्कूलों को क्लब कर दिया है, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। एक तरफ सरकार ने इन तमाम जगहों पर बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा था, लेकिन कई जगहों पर जो मामले सामने आया है कि वहां पर बच्चे ना होने के कारण और कई जगह पर टीचर ना होने के कारण इन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितना बड़ा कदम ये हो सकता है और कितना कारगर है ये, इससे शिक्षा में कितना बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, एक तरफ भागती हुई दौड़ में तमाम लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और कई लोग जो है वहां से शिफ्ट होकर शहर की तरफ भाग रहे हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूल है वहां पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर अच्छी शिक्षा मिल रही है वहां पर इस तरह की चीजों में रुचि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोग नहीं इस तरह का एफर्ट कर पाते हैं, वो लोग जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में इसका लाभ भी होगा, लेकिन कई लोग जो है नाराज भी हैं, क्योंकि उनके बच्चों को अब ये दूरी और ज्यादा दूरी पे जाना पड़ेगा। लेकिन विकास, क्या इस पूरे मामले को दोनों पहलुओं से देखा जा सकता है? एक तरफ शिक्षा विभाग का ये कदम और बच्चों को पढ़ाना और ज़्यादा शिक्षा उन तक पहुंचाना ताकि टीचर्स की कमी ना खले, और जहां जहां पर कम बच्चे थे उनको शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में पहुंचाना। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है कि शिक्षा विभाग इसमें विफल भी रहा है, क्योंकि हमेशा कोशिश रहती है कि स्कूल अवेलेबल किए जाएं, हर गांव तक स्कूल पहुंचाया जाए ताकि बच्चे वहां पर नज़दीक जाकर पढ़ें और उनके लिए सारी सुविधाएं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज रहें। तो ये दोनों पहलुओं को उजागर कर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इसमें दोनों पहलू है, जिसपे यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षा अभियान तक यहाँ पर इन दूर दराज गाँव में खोले थे। तो ऐसे में चाहे फिर आरटी टीचर लगा दिए थे जो नजदीकी अपने पंचायतों में लगा दिए जाते थे, फिर उन्हें 5वां ग्रेड मिल जाता था, ये तमाम चीजें ताकि यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल पाए, बच्चे बाहर निकल पाए। और ये तमाम कोशिशें कहीं ना कहीं सफल भी हुई है, क्योंकि पहले 2000 से पहले कम ही लोग जो है पढ़ाई की ओर इस तरह की रुचि दिखाते थे। अब जो है उसके बाद एजुकेशन में और ज्यादा बढ़ावा मिला था, लेकिन अब
कई जगहों पर इस चीज का फायदा भी है कि ताकि टीचर प्रॉपर तरीके से स्टाफ मिल जाएगा उन तमाम लोगों को, लेकिन कई जगहों पर लोगों के अंदर नाराजगी इस बात की है कि हमें नजदीक स्कूल मिला था, जहां पर क्लब होने के कारण उनके अंदर नाराजगी देखने को इसलिए मिल सकती है क्योंकि उनको अपने बच्चों को 1 या 2 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल तक पहुंचाना है। तो ऐसे में काफी चिंता का विषय भी है वहां बिल्कुल, उन लोगों बिल्कुल। के लिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार सरकारी स्कूल में मिड डे मील इसलिए बना रहा था ताकि वहां पर स्कूल के बच्चे पढ़ने आए, उन्हें खेल कूद सिखाया जाए ताकि खाना मिले, ताकि प्रॉपर तरीके से वो अपना स्कूल का टाइमिंग जो है 10 से 4 बजे तक वो फॉलो करे, क्योंकि कई बच्चे जो है भाग जाते थे क्योंकि सरकारी स्कूल में देखभाल ये तमाम चीजें। तो ऐसे में तमाम तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में भी दी गई थी, लेकिन अभी भी कई स्कूल ऐसे डोडा के हैं जहां पर स्टाफ की कमी होने के कारण 300 ज्यादा बच्चे हैं या फिर 200 से ज्यादा बच्चे हैं जहां पर 2 या 3 टीचर है, जहां पर प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि काफी सारी वैकेंट पोस्टेड हैं जो इनको फिलअप भी गवर्नमेंट को करना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल। क्या ये विकास हमें ये भी संकेत देता है कि हम अपने शिक्षा के बुनियादी ढांचे से काफी दूर हैं, उसको परिपक्व बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए अभी हम दूर हैं, उसके लिए हमें और कोशिश करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अभी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग जो है दूर दराज के ऐसे भी हैं जो 10th या 12th तक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को 8th या 10th के बाद ज्यादा पढ़ाई की ओर नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में होना चाहिए कम से कम भी एक जो भी अपना सिटीजन है, जो भी दूर दराज के रहने वाले लोग हैं या फिर जहां पर भी कोई रहता है, कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कर दे, ताकि वो जब भी कोई अपने प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर कहीं पर भी कोई भी काम करे, ताकि वो अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान भी बने, साथ में अच्छा काम भी कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकास महाराज डोडा से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर शिक्षा को लेकर अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ स्कूलों का विलय हो रहा है और जिससे जो टीचर्स की शॉर्टेज है उसकी कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूरी है या जो स्कूल्स कुछ गांवों में मिले थे उन्हें वहां से हटाया गया है, उस वजह से उन्हें दिक्कत भी हो रही है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद जम्मू कश्मीर में 12 नई बिजली परियोजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इन 12 परियोजनाओं की डीपीआर का काम किया जा रहा है और ये सभी परियोजनाएं चिनाब, रावी और झेलम नदी पर बनाई जाएंगी। इससे पहले सिंधु जल संधि के कारण इन परियोजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा था। बताया जा रहा है कि डीपीआर का काम जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी समझौता रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में 12 नए बिजली प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जेके स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 12 नए बिजली प्रोजेक्ट पर डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट को यानी कि इन प्रोजेक्ट से करीबन 7,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। ये प्रोजेक्ट जो कि चिनाब, रावी और झेलम में बनाए जाएंगे। इससे पहले भी इन प्रोजेक्ट को शुरू करने का काम किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान बीच में अड़चन ला रहा था। जहां पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तों के चलते जैसे ही इन काम की शुरुआत होती यानी कि प्रोजेक्ट बनता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बीच में जो है वो अड़चन डाला था। हालांकि प्रदेश में पानी पर्याप्त है, लेकिन पाकिस्तान की अड़चनों के कारण इन प्रोजेक्ट को जो है यानी कि इन प्रोजेक्टों का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। आपको बता दें कि सोर्सेज बता रहे हैं कि करीबन जून के माह में जो है डीपीआर तैयार हो जाएगा। उसके बाद सरकार को जो है वो भेजा जाएगा और सरकार अनुमति देगी, उसके बाद इन प्रोजेक्टों का काम शुरू किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि 7,000 इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा यानी कि प्रोड्यूस होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी जहां पर प्रदेश में जो कमी बिजली की देखने को मिलती है, इस कमी को वो दूर करेगा और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ये भी ध्यान देने योग्य होगा कि इससे जो जम्मू कश्मीर में पानी आपूर्ति यानी कि जम्मू कश्मीर में पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ इरिगेशन और जो डोमेस्टिक यूज है वहां पर भी इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इन 12 नए प्रोजेक्टों से यानी कि इन नए प्रोजेक्टों से करीबन 7,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होगी, जो कि ये प्रोजेक्ट काफी जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद जो है वो साबित होंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।